हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस अकेडमी। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नई सीरीज़ में। ये सीरीज़ दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें हम एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे जो चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। दोस्तों आज का जो मेरा लेक्चर है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, और इसकी हेडिंग है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दोस्तों मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी ये वीडियो लेक्चर देख रहा है उसको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। जैसे इसकी हेडिंग ही बता रही है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, और जब इसको फ्रेम किया था तो क्लास 6 के एक बच्चे का जो माइंड सेट है उसको देख के फ्रेम किया है। इसमें जो यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति है वो इसको अलग नज़रिए से देखेगा। जो पीएससी की तैयारी कर रहा है उसका माइंडसेट अलग होगा, जो क्लास 6 का ही बच्चा इस वीडियो को लेक्चर को देख रहा होगा वो अलग माइंडसेट से देखेगा। तो जिसको जो इस वीडियो लेक्चर से उठाना है वो उठाए, और मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक अच्छा चीज़ किया है कि हर एक चैप्टर में किसी एक बच्चे को रखा है और उसके मन में कुछ सवाल उपजे हैं, और उस सवाल से ही शुरुआत की। जैसे इस चैप्टर में आप देख रहे हो कि रशीदा नाम की लड़की है जिसके मन में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक सवाल आया, एक हेडिंग देखी उसने, और उस हेडिंग को देख कर उसके मन में सवाल आया कि 100 ईयर्स अगो कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, यानी 100 साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी और इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। ये उसके मन में एक जनरल सवाल उठा, और फिर उसने अपने आप से ये सवाल किया। और यहाँ पे हम आप जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप हमेशा रहेंगे आंसर के मोड में। आपसे सवाल किया जाएगा और आप उसका जवाब देंगे। जैसे अब इसके मन में सवाल आया एक न्यूज़पेपर हेडिंग देख के, 100 ईयर्स अगो, कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले को कौन कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे पढ़ता था। ये इसके मन में सवाल है, और इसको देख के यहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क है। जैसे इसने सोचा कि अगर मुझे कल के बारे में कुछ पता करना है तो मैं रेडियो देख लूँगी, टीवी देख लूँगी, रेडियो सुन लूँगी, टीवी देख लूँगी, न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी। अगर पिछले साल के बारे में पता करना है मुझे तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लूँगी जिसे उसके बारे में याद है। लेकिन इतने लंबे साल, इतने ज़्यादा समय के पहले क्या हुआ उसके बारे में मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे जो अगली हेडिंग वो कह रही, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कि लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम हंटर्स, हर्डर्स, किसान, राजा, व्यापारी, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन की जीवन शैली को भी देखकर हम जान सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो लोग पहले के लोग थे वो कैसे रह रहे थे या उनका जीवन कैसे था। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैप मिलेगा। ये मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप है, और इसी मैप को लेकर यहाँ पे जो अगला हमारा पैराग्राफ है वो कह रहा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ पे थे। और इसमें हमसे पहला सवाल ये कर दिया कि आप इस मैप में, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस मैप में आप नर्मदा रिवर को पॉइंट आउट करिए। यहाँ ये बताया गया कि नर्मदा नदी के किनारे कई सैकड़ों साल पहले लोग बसा करते थे, और वो गैदरर्स थे, और ये लोग यहाँ पे नदी किनारे खाने की तलाश में इकट्ठा हुए थे। फिर इन्होंने यहाँ पे बसाहट बसाई थी, क्योंकि इनको पता था कि नदी के किनारे अच्छे जंगल हैं और जंगल से ही उनको रूट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन यापन होगा अच्छी तरह से। और ये हम आप भी जानते हैं कि बिन पानी सब सून, बड़ी बड़ी सभ्यताएं पानी के किनारे यानी नदी के किनारे ही बसी हैं। नदी है तो बगल में जंगल होगा, तो वहाँ जानवर बहुत होंगे, तो उनके शिकार भी कर सकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको मैप दिख रहा है, फिर हमसे एक और अगला सवाल इसमें किया कि सुलेमान और किरथर हिल्स को आप पॉइंट आउट करिए। यहाँ पे बताया गया, जैसे आप इस मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सुलेमान हिल्स दिख रही हैं, ये किरथर हिल्स दिख रही हैं आपको। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है, और ये अभी फ़िलहाल आपको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में मिलेगी।
दोस्तों इस मैप की आप हेडिंग पढ़िए तो इसमें लिखा है फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इसमें आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उसके अंदर नेपाल का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा, बांग्लादेश, ये सब दिखेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो सुलेमाना और किरथर हिल्स हैं, बताया कि लगभग 8,000 साल पहले यहाँ के लोगों ने फसल लेना शुरू किया। यहाँ पे वो गेहूँ और बाजरे की फसल लेते थे। यहाँ के लोगों ने जो दूध देने वाले जानवर है जैसे शीप, गोट, कैटल को भी पालना शुरू किया। एक और सवाल आपसे कर रहा है कि आप लोकेट करो गारो हिल्स कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यंस कहाँ है जो सेंट्रल इंडिया में। तो आप गारो जाएंगे तो गारो यहाँ पे दिख मिलेगा आपको। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में पड़ते हैं। अभी ये 3 पहाड़ियों के नाम हैं और इन्हीं नाम से यहाँ पे ट्राइब मिलती है मेघालय में। मेघालय जो आपका स्टेट है उसकी राजधानी शिलोंग है। विंध्यास के बारे में कहा, ये देखिए यहाँ पे विंध्यास मिल रहा है आपको, ये सतपुड़ा मिल रहा है। उनके बीच में जो नदी बह रही है ये नर्मदा रिवर है। और नर्मदा के बारे में जैसे हम पहले पढ़ा है अभी कि यहाँ पे बसाहट हुई थी। और ये जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट वैली में बहती, मतलब ये 2 पहाड़ों के बीच में जो घाटी बनती है उसमें बहती है। और इसका जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की ओर है, मतलब ये जाके अरेबियन सी में गिरती है। ये जो मैप आप देखोगे बहुत अच्छा मैप, इसमें इसमें कई सारी नदियों के बारे में दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी जो नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। इंडस, ये सब मिल के 5 मिल के इंडस में जाके मिल जाती हैं और फॉर्म करती हैं उसको। इंडस जो है वो कराची के पास जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। अब इधर देखो तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर के से चंबल निकल रही है और ये ऊपर जा रही है, यमुना से मिल रही है। यमुना प्रयागराज यानी आज के इलाहाबाद में गंगा से मिल रही है। फिर ये सोन नदी के बारे में है, ये सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकल रही है और ये ऊपर जाके गंगा में मिल रही है। आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि अब हमारे जो अगले पैराग्राफ आ रहे हैं उसमें यही सवाल रहेंगे कि आप गोदावरी को पॉइंट आउट करो, आप सोन नदी को पॉइंट आउट करो। आप इस मैप में देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर से निकली और उसके बाद चाइना होते हुए, चाइना में इसको सांपो कहते हैं। फिर ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नाम मिला है इसको, और फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र गंगा मिल रही हैं। और ये जो इलाका है ये बांग्लादेश का इलाका है। इस मैप को आप अच्छे से देखिए। अब चलते हैं अपने अगले पेज में। द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो यहाँ पे बोला है कि विंध्य का जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पहली बार राइस का कल्टीवेशन हुआ था। जो राइस चावल है वो हमारी खरीफ क्रॉप्स में आता है। ये आपका विंध्यन से रीजन, और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है। ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं आपको। उसके बाद चलते हैं ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये हमने ट्रेस कर ही लिया इनको। आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। फिर बोला है अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। ये बिल्कुल आप गार्ड बांध लीजिए इस बात को कि बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं या कोई छोटी सभ्यता भी या कोई भी बसाहट हुई है वो नदी किनारे ही होगी, क्योंकि जहाँ उनको पानी का सोर्स मिलेगा वहीं पे सेटलमेंट होता है। आज आप अपने देश में ही देख सकते हैं बड़े बड़े शहर बसे हैं, उनके पास आसपास कहीं ना कहीं नदी मिलेगी आपको, और नहीं भी होगी तो उसके पास ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि वो नदी का पानी वहाँ पे ला सकते हैं पास में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैप है ऊपर वाला, ये इस मैप में आप साउथ एशिया पूरा मिलेगा। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और नेबरिंग अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार भी हैं। इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये इतना बड़ा नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट कहलाए, लेकिन इसके पास सारी खूबियाँ हैं कॉन्टिनेंट कहलाने की। लेकिन कॉन्टिनेंट जो होता है उसको वो चारों ओर पानी से घिरा होता है, और जैसा कि आप ये मैप में देखो तो ये 3 तरफ से तो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लैंड लॉक्ड है, तो इसलिए हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। लेटर अबाउट 2500 years ago the cities developed on the bank of the Gangas and tributaries and along the sea coast। 2500 साल पहले गंगा के किनारे बसाहट शुरू हुई और उसके अलग अलग जो ट्रिब्यूटरी से वहाँ भी लोग बसना शुरू हुए। तो दोस्तों अभी आप बस फोकस ये रखना कि जो इसमें लिखा है हम वो पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे वैसे सब क्लियर होगा कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी, उसके बाद वहाँ पे वो डेमोलिश हुई, ख़त्म हुई, फिर हम गंगा के आसपास देख रहे हैं, और फिर गंगा के पास बसाहट हुई, फिर वहाँ पे आपको 16 महाजनपद दिखते हैं। तो
वो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा वैसे वैसे क्लियर होगा। हम तो बस इस देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हमारे काम का चीज़ क्या है, हम इसमें क्या चीज़ उठा सकते हैं। जैसे अभी हमने जो पूरा पिछला मैप देखा उसमें हमने आपको ध्यान रखना है कि सुलेमान और किरथर रेंज कहाँ है, गारो रेंज कहाँ है, नदियों का जो लोकेशन है वो आपको ध्यान रखना है, सबका मूवमेंट ध्यान रखना है कि जैसे चंबल है ये नॉर्थ की ओर जा रही है, यमुना में चंबल मिल रही है, यमुना फिर गंगा में मिल रही है, सोन गंगा में मिल रही है। तो ये कुछ आपको इनके नदियों का जो फ्लो है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा मैप है ये। कभी आपको डिपिक्ट करना पड़े कि भारत की नदियों के बारे में बताइए तो आप इस मैप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं। लोकेट द गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कॉल्ड द सोन। मैंने बात करी ली कि सोन जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकल रही है, वहीं से नर्मदा भी निकलती है। In the attempt, the area along these rivers to the south of the Ganga is also known as Magad। मगध ये 16 महाजनपद में एक था और काफ़ी पावरफुल था। इसी के राजा लोग हुए, उन्होंने बाकी महाजनपदों के राजाओं लोगों को हरा के अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और फिर यहाँ से आपको बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं। थ्रू थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द subcontinent to another। The hills and high mountains including the Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at a time but never impossible। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका मैं आपको चीज़ समझाता हूँ क्या है। जब यहाँ पे बड़ा किंगडम बना, मगध नाम का एक बड़ा किंगडम बना। ये मगध का जो एरिया है, ये आज का आपका जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है वो आता है, और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो आज आपकी बिहार की राजधानी पटना है। तो जब बड़े बड़े किंगडम बने, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जब ये युद्ध करने जाते थे या इनके इस साम्राज्य की आर्मी कहीं जाती थी, तो जो लोग को ट्रैवल करना था, जैसे कोई एक किसान है उसको कहीं ट्रैवल करना है, या कोई व्यापारी को उसको कहीं ट्रैवल करना है, या फिर कोई कुम्हार है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो तीर्थ करना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि अगर मैं पैदल निकलूँगा तो रास्ते में मुझे कोई लूट लेगा, मेरा सामान छीन लेगा। तो जब इस तरह के मूवमेंट होते थे, बड़े बड़े जो किंगडम हैं इनकी जब सेनाएं कहीं मूव करते के साथ हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चल देता था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो मर्चेंट्स हैं वो ये जो कारवां इनका चलता है तो उनके साथ चले जाते थे अपने वैल्यूएबल गुड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह। कोई जो धार्मिक टीचर है वो भी इनके साथ हो लेता था, कोई कुम्हार है वो इनके साथ हो लेता था, किसी को देश दुनिया देखनी है वो इनके साथ हो लेता था, क्योंकि एक सिक्योरिटी है कि भाई आर्मी जा रही है तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आज जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे हैं, आप ट्रेन से, प्लेन से, कार से कैसे भी निकल सकते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए तो बड़े बड़े जब कारवां निकलते थे, कारवां मतलब जब बड़ा मूवमेंट होता था आर्मी का, तो उनके साथ बहुत सारे लोग निकल लेते थे कि इसी बहाने एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में वो देश दुनिया को देख लेंगे। फिर यहाँ बोला कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। तो आज हम आप क्यों ट्रैवल करते हैं, इसका जवाब आपके पास है। हमारे पास दुनिया ग्लोबल है, और ग्लोबल भी ऐसी है कि हमें हर जगह किसी न किसी चीज़ से काम कर पड़ ही रहा है। कोई पढ़ता है किसी और शहर में, नौकरी किसी और शहर में करता है, किसी को कोई सामान लेना है, कोई व्यापारी है वो किसी और जगह से सामान कहीं और लेके आना चाहता है। तो अलग अलग सबके रीज़न्स हैं, और आज हमारा जो ट्रैवल करने का रीज़न है वो अलग है, और आज से 1000 साल पहले जो ट्रैवल करने का रीज़न वो अलग था। उसके बाद हम देखते हैं कि these movements of people enriched our cultural traditions। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years। तो जब इस तरह के कारवां निकलते थे, जब इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते थे, तो अगर एमपी का कोई, फॉर एग्जांपल आज मध्य प्रदेश का कोई आदमी अगर यूपी जा रहा है तो वहाँ पे का वो रहन सहन, खान पान, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का संगीत, वहाँ का ट्रेडिशन देख के वो कुछ सीखता है, कुछ याद करता है, कुछ अपने मन में रखता है, और जब अपने देश वापस लौटता है तो बताता है कि मैंने वहाँ क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, वहाँ पे लोग कैसे खाते, क्या पहनते। बस ऐसा ही कुछ जब ये मूवमेंट हज़ारों साल पहले हुआ करता था तो लोग नए नए तरीके सीखते थे जीने के, रहने के, खाने के, पीने के, नई नई फसल देखते थे, नए नए म्यूज़िक सुनते थे, नए नए ज़मीन देखते थे। जैसे कोई रेगिस्तान वाला व्यक्ति जो अगर समंदर किनारे वाले प्रदेश में जाएगा तो वो समंदर देख के अचंभित होगा, कोई समंदर वाला व्यक्ति अगर किसी बर्फ़बारी वाले प्रदेश में जाएगा तो वो उसको देख के एडमायर करेगा। तो वही यहाँ पे बोला है कि जिस तरह जब मूवमेंट हुआ तो कल्चरल हेरिटेज जो है उसका भी ट्रांसफ़र हुआ, और लोग अलग अलग जगह बसना भी शुरू हुए। उसके बाद हम देखते हैं जो अगली पॉइंट है उसका नाम है नेम्स ऑफ द लैंड। तो अब भारत, जिसको मैं भारत कह रहा हूँ, हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत।
तो पहली बात है कि हम भारत देश के लिए दो में बेसिकली वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक इंडिया और भारत। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हो रही है इंडस नदी से। इंडस नदी को सिंधु नदी कहा जाता है संस्कृत में, और इसी इंडस से हमें इंडिया नाम मिला है। जो ईरानियन और जो ग्रीक थे, वो जब नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र से हमारे देश में आए 2500 साल पहले, तो वो सबसे पहले जिस नदी से मुखातिब होते हैं, जिस नदी से मिलते थे, वो मिलती थी उनको इंडस नदी। अब इंडस नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो कहलाते थे इंडोस, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो शब्द है वो अपभ्रंश हो गया, मतलब इंडो ही हिंदू हो गया। और जैसे संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहा गया, तो सिंधु के किनारे रहने वाले लोग हिंदू, और हिंदू जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को कहा गया हिंद, और हिंद से बना हिंदुस्तान। इंग्लिश में ये इंडो जो आया, इंडस से इंडो शब्द आया, इंडो, और इंडो से ही इंडिया शब्द मिला। अब जो हिंदी का शब्द है भारत, उसके बारे में कहा जाता है कि भारत ऐसे लोगों को कहा जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में बहुत बड़े बड़े समूह में रहते थे, और उनका एक जो ट्राइबल एक कबीला था, और उसका जो मुखिया था उसका नाम था भारत। अलग अलग कहानियाँ भी हैं कि एक भारत नाम का लड़का है शकुंतला का, जो कि शेर को के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिनता था। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो बेसिकली जो फैक्ट मिले हैं ऋग्वेद में, वो ये कहते हैं कि जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, ईरानियन और जो ग्रीक लोग आए, उन्होंने वहाँ पे जो कबीला उनको मिला, जो ट्राइबल्स लोग मिले, उनका जो मुखिया था उसका नाम भारत था, इसलिए भारत नाम मिला। और चलते हैं। अब ये जो हम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2500 साल पहले, 3500 साल पहले लोग आए, उन्होंने ये देखा, ये सुना, ये कहा, ये कहाँ लिखा है, तो ये लिखा हुआ है मनुस्क्रिप्ट में। इसे हम मनुस्मृति भी कहते हैं। ये जो पूरा पेज है ये मनुस्मृति का एक पूरी कटिंग दिखा रहा है आपको। तो अब बात करते हैं क्या है मनुस्मृति या मनुस्क्रिप्ट। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला तो कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं, या दूसरा आप मनुस्क्रिप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो मनुस्क्रिप्ट है, यहाँ पे मनु का, ये मनु एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिपि। हिंदी में से लिपि कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसे स्क्रिप्ट या लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, मैं आपको अभी हिंदी बोल रहा हूँ, ये लैंग्वेज है, भाषा, लेकिन जब मैं हिंदी लिखूँगा तो जिस लहजे से, जिस तरीके से, जो ग्रामर का यूज़ करके मैं हिंदी के शब्द लिखूँगा उसे कहा जाता है लिपि। तो हम जो हिंदी लिखते हैं उसमें जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे जो मनु स्क्रिप्ट मतलब, मनु मतलब हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब हाथ, उस हाथ से लिखा हुआ। अब यहाँ पे उस टाइम तो पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था, वो तो फर्स्ट एडी में चाइना में हुआ है। तो उस टाइम उन्होंने लिखने के लिए जो पेड़ों, जो पत्ते होते हैं, ताड़पत्र इसे कहते हैं, या आम भाषा में कहें वो जो पत्ता है, वो पेड़ों की जो बार्क है, छाल से, उससे बनाया जाता था। तो उस पत्ते में उन्होंने लिखा है, और ये जो तस्वीर है वो उसी ताम्रपत्र पे लिखे हुए एक मनुस्क्रिप्ट की है। तो बहुत सारे, तो अब पत्ता है एक, मतलब पेड़ का ही अंश है उसका, तो वो ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं। तो अगर उसको किसी तरह सिक्योर करके जिन लोगों ने जहाँ जहाँ रखा, वो हमारे पास कुछ अभी है, बाकी तो बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि वो तो फॉसिल है, मतलब वो पेड़ का अंश है, तो कितने दिन चलेगा वो। लेकिन जब हमने इनको कर रेडियो कार्बन डेटिंग से हमने इनकी लाइफ जानी, इस जो मनुस्क्रिप्ट है, ये जो ताम्रपत्र है, इसकी हमने रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी लाइफ जानी, तो हमें पता चला कि हाँ, ये कई हज़ारों साल पहले लिखा गया है, और अभी कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत बार हमारे देश में आक्रमण हुआ, बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो कि हमारी मनुस्क्रिप्ट की जो ओरिजिनल किताबें थी, जो कंपाइलेशन था, उसको ले गए। बहुत लोगों ने इसको जला भी दिया, जैसे बख्तियार खिलजी ने तो पूरी आग लगाई थी नालंदा में। तो ये जो किताबें हैं ताम्रपत्र में जो लिखा गया मनुस्क्रिप्ट है, ये अलग अलग चेंज, मतलब अलग अलग हेडिंग में लिखा गया। जैसे कुछ धार्मिक बातें भी लिखी गई, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस लिखी गई, कुछ किस तरह उस टाइम का राजा था उसके जीवन के बारे में लिखा गया, कहीं चिकित्सा के बारे में लिखा गया, कुछ साइंस के बारे में लिखा गया। तो लिखा सबके बारे में गया, बस ये ध्यान रखिए उस टाइम कागज़ नहीं था, पेपर नहीं था, इसलिए ताम्रपत्र में लिखा गया, और लिखा सब संस्कृत में गया। इसलिए जो हमारे देश की जो सबसे पहली भाषा थी वो संस्कृत थी। लेकिन संस्कृत पढ़ने, लिखने
और बोलने का अधिकार उस टाइम सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ग था उसके पास था, इसलिए आम व्यक्ति उसको न लिख पाता, न पढ़ पाता, न बोल पाता, न समझ पाता। इसलिए उसने अपनी अपभ्रंश करके उस लैंग्वेज को थोड़ा तोड़ मरोड़ के एक नई भाषा बनाई जिसको हम प्राकृत भाषा कहते हैं। और जब अशोक महान आएंगे, जब वो अपने इंस्क्रिप्शन यानी अपने शिलालेख लिखवाएंगे, तो वो प्राकृत भाषा में लिखवाते थे, क्योंकि आम व्यक्ति समझता है प्राकृत भाषा। आम भाषा में कहूँ तो अगर मैं आपको इंग्लिश में लेक्चर दूँ तो हो सकता है 10 में से 8 लोगों को समझ में नहीं आए। अब इंग्लिश समझ लीजिए, संस्कृत, लेकिन जब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ तो शायद 10 में 10 को समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जो हिंदी है उसको प्राकृत समझ लीजिए, तो जो एलिट वर्ग था उसको तो संस्कृत आती थी, बोलती समझने में, लेकिन जो आम जनमानस था वो नहीं समझ पाता था, इसलिए उसने प्राकृत भाषा को डेवलप किया। और अशोक जो अपने इंस्क्रिप्शन बनवाएंगे, जैसे हम इस पैराग्राफ में ही है कि उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए, मतलब शिलालेख, मतलब पत्थरों पे, चट्टानों पे उन्होंने कुछ लिखवाया। वो अगर वो संस्कृत में लिखवाता वो व्यक्ति, तो आम जनता तो समझ ही नहीं पाती, तो अशोक महान कैसे बनता, अशोक के बारे में लोग कैसे जानते, हम आप कैसे समझते। इसलिए उस आदमी ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, और जो भी शिलालेख इंस्क्रिप्शन लिखवाए वो संस्कृत में नहीं लिखवाए, जबकि उसकी राजभाषा, उसके कार जो महल में या उसके राज दरबार में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो संस्कृत ही थी, लेकिन उसने आम जनमानस को समझाने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का उपयोग किया। तो सबसे ज़्यादा शिलालेख या जो हैं वो हमें अशोक के ही मिलते हैं, और अशोक बहुत बड़ा सोर्स है वो हिस्ट्री का। नहीं तो उस वक्त की जो हिस्ट्री है अमूमन वो मनुस्क्रिप्ट में थी, और मनुस्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, तो काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है, रिलायबल सोर्स माना जाता है अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, जो शिलालेख है। तो यहाँ यही लिखा है, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, these are the writings on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. तो ये उस टाइम के राजा क्यों शिलालेख लिखवाते थे कि आम जनता इसको पढ़े, समझे और इसको माने। तो एक चट्टान में, बड़ी चट्टान में अगर इसको लिखवा दिया तो उस पूरे गांव, उस पूरे इलाके के लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको मानेंगे, और इतनी जल्दी वो पानी से, हवा से, धूप से बर्बाद भी नहीं होगा। इसलिए इंस्क्रिप्शंस करवाए गए, और सबसे ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन और सबसे रिलायबल इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं वो अशोक के माने जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा, कैन यू थिंक एडवांटेजेस ऑफ द राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। तो बिल्कुल हार्ड सरफेस पे लिखा है, तभी तो बचा है, तभी तो आज तक हम उसको देख समझ पा रहे हैं। अगर उसको मिट्टी में या कहीं और लिखवाता या कोई पिलर गाड़ के लिखवाता तो वो तो अभी तक ख़त्म हो जाता 1-2 हज़ार साल। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, एक तस्वीर है, उसमें लिखा है दिस इज़ एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, और ये 2250 साल पुराना है, और ये हमें मिला है कांधार में। कंधार आज अफ़गानिस्तान में है। अगर आपको याद हो तो एक एयरलाइंस हाईजैक की थी भारत की आतंकवादियों ने, वो कंधार लेके गए थे। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूरल नेम अशोका। तो अशोक जो है, अशोक का जितना भी क्षेत्र उसने जीता था, जो क्षेत्र उसके पास था, उसके लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई चौड़ाई, जितना भी क्षेत्र था उसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड तक उसने अपने इंस्क्रिप्शन गुदवाए थे, और इससे पता भी चलता था कि अशोक का जो एरिया था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और यहाँ पे उसने अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया, जैसे अफगानिस्तान में उस टाइम ग्रीक और अरामाइक भाषाएं चलती थी, तो उसने वहाँ पे ग्रीक और अरामाइक भाषा का उपयोग किया। जो गंगा के किनारे वाला क्षेत्र था वहाँ उसने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। नीचे अगर चाहेंगे तो उसने तेलुगु भाषा का उपयोग किया। तो जहाँ जिस एरिया में जो भाषा लोग समझते थे उस भाषा में उसने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, मतलब उसी भाषा में इंस्क्रिप्शन लिखवाए। और ये सारी चीज़ को पढ़ने, लिखने, समझने के का जो व्यक्ति है उसको कहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। मतलब ये जैसे हम कहते हैं हिंदी में, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, देख लेना आप लोग। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हिस्ट्री के, इतिहासों के बारे में पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि क्या था, जो बीत गया उसके उसमें क्या क्या हुआ। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हमारे देश में सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है, 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी भी आप जितने भी मोनूमेंट्स जाते होंगे, चाहे ताजमहल हो या कोई छोटा मोनूमेंट भी आते होंगे, वहाँ पे अगर वो ASI की बिल्डिंग है तो उसके आगे बोर्ड लगा रहता है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, और उसमें जाने का आपको कुछ शुल्क या पैसा देना होता है, एंट्री फीस देनी होती है। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको समझते हैं। जो पत्थर हैं, ब्रिक हैं, जो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, उनको बारे में, जो खुदाई में मिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि कहाँ किस राजा का है। क्योंकि किसी भी अगर राजा का पेट्रोनाइज, मतलब अगर ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ से कोई हमें पत्थर मिल रहा है, या फिर कोई हमें पेंटिंग मिल रही है, या फिर कोई हमें घड़ा मिल रहा है, तो
तो अगर वहाँ पे किसी राजा का शासन था तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह मिल जाते। अगर कोई सिक्का मिल रहा है तो सिक्का में भी कोई कॉइन मिला है तो उसमें राजा की मुहर होती, तो इससे हम जान सकते थे कि ये जो सिक्का, ये जो क्षेत्र है वो किस राजा के अंतर्गत आता था, कौन सा एरिया था। जैसे आज भी आपके पास जो सिक्का है उसमें आप देखो उसमें लिखा है भारत सरकार लिखा हुआ, मतलब उसमें भारत लिखा हुआ है। तो ये सिक्का अगर 1000 साल बाद भी किसी को मिलेगा तो पता कर लेगा ना कि इंडिया का सिक्का था, भारत का सिक्का था। वैसे ही उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उनके एरिया के में अगर आपको कोई वेपन्स मिल रहा है, पॉट मिल रहा है, पेन मिल रहा है, ऑर्नामेंट्स मिल रहा है, सिक्के मिल रहे हैं, तो एक तरह से हम उनको जान सकते थे कि हाँ ये किस राजा या किस क्षेत्र का है। और अगर हमें वहाँ पे कोई बर्तन मिल रहा है वो कच्ची मिट्टी का है कि पकी मिट्टी का, उससे हम उनकी जो रहने का स्टैंडर्ड है वो जान सकते थे कि वो लोग कितना समझदार थे, कितने पढ़े लिखे थे। कहीं हमें किसी पॉटरी में किसी खाना रखने वाले बर्तन के ऊपर हमें पेंटिंग दिख रही है, हमें उसके ऊपर पॉलिशिंग दिख रही है, तो हम उनका जो स्टैंडर्ड है, जो उनकी ज्ञान है, जो उनका साइंस था उसको समझ सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये लेफ्ट में एक पॉट मिला है, ये ओल्ड सिटी जो आपकी मोहनजोदड़ो का जो पुराना शहर था वहाँ से मिला हुआ, और लगभग ये 4700 साल पुराना। ये सब हम इनकी एज रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानते हैं। ये एक सिक्का है और इसमें इंस्क्राइब किया हुआ है, मतलब इसमें देखिए कुछ चित्र का ढांचा बना हुआ है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये का सिक्का था। अब इसमें लिखा है, आपको क्या इसमें अंतर दिख रहा है कि इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। तो बिल्कुल अंतर है, हमारे आज के जो सिक्के मेटल के हैं ये मेटल के नहीं है। हमारे आज के सिक्के में बिल्कुल जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल शार्प है, साफ दिख रही है, इसमें नहीं है हमारे आज के सिक्के में किसी देश का एम्बलम है, लोगो है, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एनिमल्स के बारे में दिख रहा है, तो अलग अलग आप इसमें अंतर देख सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो रशीदा ने पूछा था कि कैसे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, तो हमारे पास कई सारे सोर्सेस से किताब हैं, क्वाइंस हैं, डिगिंग है, मनुस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्कोलॉजिकल है, और भी जो रिमेन्स हमें मिलते हैं उससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जब बात आती है 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो हमें ये सारे जो चीज़ हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट इसको पढ़ाई करते हैं, समझाते हैं, उसी से हम जान सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और एक मेरा आपसे सवाल है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन थे इसके पहले डायरेक्टर जनरल। तो अब अगली जो हेडिंग है इसका है वन पास्ट और मैनी, मतलब हमारा एक ही इतिहास है कि कई इतिहास है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, हमारा इतिहास। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, मतलब ये कह रहा है, जो राइटर कह रहा है कि इसने एक इतिहास के बारे में बात नहीं की है, इसने कई इतिहास के बारे में बात की। मतलब यहाँ इनका ये कहना है कि ये जो चैप्टर, ये किताब है, इसकी जो हेडिंग है उसमें आवर पास्ट लिखा हुआ है। ये पास्ट प्लूरल वर्ड है और ये जानना चाह रहा है कि आप लोग अभी तक एक इतिहास से मुखातिब हुए कि आपको कई सारे इतिहास मिल रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी जगह का इतिहास पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति के हिसाब से इतिहास अलग होता है। जैसे 1000 साल पहले का जो किसान है उसका इतिहास अलग है, उसका रहना खाना पीना सोचना बैठना वो एक इतिहास हुआ। उसी वक्त का जो राजा है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसने जो युद्ध करें, जो उसने सिक्के ढलवाएं, जो उसने इंस्क्रिप्शन करवाएं, वो अलग इतिहास है। उसी टाइम का जो व्यापारी है उसका अलग इतिहास है। मतलब एक ही समय पे अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं अलग अलग इतिहास या अलग अलग पास्ट बनाती हैं। इसी बात को लेकर राइटर बोल रहा है कि हमने इस किताब, जो क्लास 6 की हिस्ट्री किताब है, उसका टाइटल रखा है आवर पास्ट। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। और अपने बारे में आप आज खुद सोचिए कि आज एक मान लीजिए सोमवार है और आप 4 दोस्त हैं, तो चारों के साथ एक ही चीज़ नहीं घटेगी, किसी के साथ कोई घटना घटेगी, किसी के साथ कोई अलग घटना घटेगी। मतलब अगर आपको आज का डायरी मेंटेन करनी है आज के दिन की, तो अब चारों अलग अलग पेज में चारों अलग अलग कहानी लिखेंगे अपनी। तो एक ही दिन की 4 कहानी, एक ही दिन के 4 इतिहास हो गए।
यही सारी बात इस दोनों पैराग्राफ में कही गई है। अब यहाँ लिखा है व्हाट डू डेट्स मीन्स। जो तारीखें हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे हम बोल रहे हैं 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, तो उसके लिए सिंपल से पता है कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनके बर्थ को हमने एक लैंडमार्क माना है। और जब हम बोलते हैं कि 2000 BC यानी तो ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट या एनो डोमिनी। तो ये तो बहुत बेसिक बात है, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं होगी, फिर भी देख लेते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जैसे आज का जो साल है वो 2020 AD है, मतलब ईसा मसीह को जन्म लिए 2020 साल बीत चुके हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत 2500 BC की मानी जाती है, मतलब 2020 तो अभी के जोड़ लो और 2500 पहले के जोड़ लो, मतलब लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। तो वही बात यहाँ पे कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। AD मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह के जन्म का साल। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको सी भी डिनोट होता है, जैसे सी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD और BC इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ BC। तो सी मतलब यहाँ पे कॉमन एरा और BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे जो कॉमन एरा शब्द है दोस्तों ध्यान रखना, अगर मेंस में कॉमन एरा को लेकर 3 वर्ड में सवाल आ गया कभी, तो कॉमन एरा मतलब दिस इज़ द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस। बस इतनी लाइन लिखनी है आपको, ये वो साल है जिस साल जीसस हुए। तो सी मतलब कॉमन एरा और BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो BCE को ही हम BC भी कह सकते हैं और CE को हम AD भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में बात की गई है कि इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की कि उस चट्टान पे जो भी बात लिखी गई, तो अगर लैंग्वेजेस में लिखी गई, जैसे अशोक ने जो लिखवाया पूरी लैंग्वेज में लिखवाई, अरामाइक यूज़ किया, ग्रीक यूज़ किया, या फिर उसने प्राकृत यूज़ किया। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जहाँ पे चित्र बने हुए हैं। जो चित्र बने हुए हैं इनको हम स्क्रिप्ट या लिपि कह सकते हैं। ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। और जैसे अशोक की हम बात कर रहे हैं, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख उसने लिखवाए हैं, तो उसको पढ़ा जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। अभी उसके इंस्क्रिप्शन तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ लिए, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पत्थर मिल रहे हैं या हमें कॉइन्स मिले हैं या फिर हमें जो वहाँ पे लिखावट मिली है वो ऐसी मिली है पिक्टोग्राफिक। अब पिक्टोग्राफिक को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, डिसाइफर ही नहीं कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसाइफरमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस को डिसाइफरमेंट कहते हैं और उसको पढ़ना डिसाइफर कहते हैं। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया जेम्स प्रिंसप ने, लेकिन अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी इंस्क्रिप्शन हैं उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो लिखे हैं वो इस तरह पिक्टोग्राफी, मतलब उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे अभी हम आप जो पढ़ते हैं लिखते हैं वो इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, आ बड़ा ई, लेकिन यहाँ पे जो इनके अल्फ़ाबेट हैं अभी तक पढ़ तो पाए नहीं, लेकिन फिर भी जो समझ में आता है उसमें ये है कि इनके जो अल्फ़ाबेट हैं वो पिक्टोग्राफिक, मतलब इनके जो शेर बना हुआ है, ये बाघ, इस बाघ का मतलब कुछ है। ये जो स्क्वायर बना हुआ इसका मतलब ही कुछ है। ये सिंपल सी है कि अगर आप रोड में चल रहे हैं, रोड में आपको कहीं लिखा हुआ है कि ब्रेकर है, या फिर कहीं कुछ ऐसा है कि 2 एरो आमने सामने हैं, तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई सामने कहीं क्रॉसिंग है या सामने कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं पहाड़ उसको दिखाना हो, एक बोर्ड लगाता है और एक ट्रायंगल बना देता है, तो समझ में आता है कि पहाड़ है और चढ़ाई है। तो वो उस पिक्चर को हम देख के समझ जाते हैं बोलने क्या चाह रहा है। हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पिक्चर्स है इनका भी कुछ मतलब है, लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर। लिखा है वन ऑफ मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसाइफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, a country in the North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago। तो अब दुनिया के हर देशों में जहाँ ऐसी हिस्ट्री की बात हो रही है, जहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिला उसको हम डिसाइफर करते हैं। और यहाँ पे बताया कि इजिप्ट में जो सभ्यता मिली है वो लगभग 5000 साल पुरानी है, और उसका डिसाइफरमेंट के जो किस्से हैं काफ़ी रोचक है। वो हमें नहीं जानना कितने रोचक है क्या है। सर जैसे जैसे हम अगले चैप्टर में प्रोसीड करेंगे सब क्लियर हो जाएगा कि इजिप्ट की जो सभ्यता है उसका नाम क्या है, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसका नाम क्या है, किससे कैसा कनेक्शन है, वो सब हम धीमे धीमे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो इजिप्टियन जो स्क्रिप्ट है
जैसे इजिप्टियन हिस्ट्री ने बोला है कि अगर आप लॉयन लॉयन बना हुआ है इसका मतलब एल है, और चिड़िया बनी हुई इसका मतलब ए है, ये इजिप्टियन है। अब इजिप्टियन वाले में पिक्टोग्राफी थी, और अगर आप सिंधु घाटी वाले में देखो, सिंधु घाटी वाले में भी पिक्टोग्राफी का, तो यहाँ पे ये लॉयन है तो इसके एल लिख दिया है, ये एक चित्र है इसके आगे ओ लिख दिया है, मतलब इन्होंने डिसाइफर किया है। लेकिन ध्यान रखिए ये डिसाइफरमेंट जो है इजिप्ट का है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वाली सिविलाइजेशन को अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी चीज़ें हमें और मालूम चलेगी। अब इसको रिकॉल करने की बात है, जैसे नर्मदा मैच करना है, नर्मदा वैली के बारे में बात की गई है, तो आप इसको मैच करो, क्या होगा। बहुत आसान चीज़ है ये मुझे लगता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि क्लास 6 का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप इसको बस पढ़िए और अपने काम की चीज़ निकालिए। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूँ इसमें आपके काम की क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आपके काम की चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये जो आपकी सुलेमान तीर्थर रेंज हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ये नदियों को ध्यान रखिए, ये विंध्यास को ध्यान रखिए कि यहाँ पे चावल की कल्टीवेशन सबसे पहले शुरू हुई थी, बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो अर्लियर सिटीज़ हुई थी वो पहले इंडस में नदी के किनारे बसी, उसके गंगा के पास है। अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो गंगा के पास ही आपको मगध नाम का बड़ा किंगडम मिलता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब लोग ट्रैवल क्यों करते थे या कैसे करते थे, तो जब कोई बड़ा किंगडम की आर्मी मूव करती थी तो उस टाइम लोग ट्रैवल करते थे। ये पूछ सकते हैं कि उस टाइम ऐसा क्यों ट्रैवल करते थे, ऐसा क्या दिक्कत पड़ गई। उसके बाद आप चलेंगे तो यहाँ पे दो नद जो भारत और इंडिया के बारे में बताया गया कैसे नाम पड़ा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको किससे कैसे नाम पड़ा। मनुस्क्रिप्ट ध्यान रखना है कि ये जो लैटिन वर्ड है मनु, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ये लैटिन है, ग्रीक वर्ड नहीं है। मनु मतलब हैंड होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी हमको परेशान कर देती हैं। इंस्क्रिप्शन है और स्क्रिप्ट क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, ये सब थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 किया। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे। और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, कुछ अच्छा बुरा लगा वो भी करिए, डोंट हेजिटेट। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किया हो गया हो तो और बताइए क्या मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।